तो गुड इवनिंग। वर्क पावर एनर्जी में बेटा आज हम बात करेंगे कोलिजन की। जैसा कि आपको पता है, कोलिजन किसी ऑब्जेक्ट और वॉल का हो सकता है, ऑब्जेक्ट फ्लोर का हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का हो सकता है, बॉल बॉल के साथ टकरा सकती है। ठीक, तो अब बात यह है कि भाई ये कोलिजन होता क्या है। तो कोलिजन एक इवेंट है जिसका ड्यूरेशन बहुत छोटा है, जितना छोटा टाइम आप एज्यूम कर सकें। तो हम कह सकते हैं लेट से हमारा टाइम जो है वो dt टाइम। फाइन। अभी मैं कोलिजन के लिए देखें, अगर बॉल बन जाए, ओके, एक बॉल हमारे पास है और एक बॉल और हमारे पास है। ये दोनों बॉल एक दूसरे की ओर मूव कर रही हैं विद सम वेलोसिटी। ठीक, ये इनके सेंटर रहे, इसे C1 कह देते हैं, इसे C2 कह देते हैं। अब बेटा होगा क्या, ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगी और जैसे ही ये टच करेंगी उस समय हमारा कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये सेपरेट होंगी, देखिए अगर ये आगे बढ़ पाई तो मैं आपको इसे आगे बढ़ा के दिखा देता हूं। हाँ, ये देखिए, ये आपका जिस समय ये इस पोजीशन पर आई ना, ये बस इस पोजीशन पे आई, आपका कोलिजन स्टार्ट हो गया। यहां पर आप कह सकते हैं कि कोलिजन स्टार्ट हो गया। आपका टाइम जो है, स्टॉप वॉच आपने कर दी, ठीक है। सो कोलिजन स्टार्ट हो गया और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये एक दूसरे को प्रेस करेंगी अंदर की ओर, यहां पे एक दूसरे को प्रेस करेंगी और उसके बाद ये वापस मूव कर जाएंगी। ठीक है, तो जब ये सेपरेट होने वाली होंगी, जिस मोमेंट पे ये सेपरेट हो रही होंगी एक दूसरे से, वहां पे कोलिजन फिनिश। समझ में आया? तो एक बहुत स्मॉल ड्यूरेशन, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल आप कह सकते हैं। और जब टाइम इंटरवल छोटा होता है तो आपको पता है फोर्स बहुत बड़ा हो जाता है, बिकॉज हमारा फोर्स होता है dp/dt। dt जितना छोटा होगा हमारा फोर्स उतना बड़ा हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। चलिए लिखिए, कोलिजन इज एन इवेंट of very small duration. Collision is an event of very small duration in which bodies exert very large force on each other. अब जरा सी ये फोर्स वाली कहानी समझते हैं। देखिए, बॉडी का कुछ मास होगा m1 और m2, ठीक है, दो बॉडी हमने ली हुई है। तो पहली वाली बॉडी का जो वेट होगा वो यहां पे लग रहा होगा, लेट से हमने कहा m1g, और सेकंड वाली बॉडी पे m2g लग रहा होगा। ये समझ में आया? अच्छा, अभी ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये कोलिजन जो है ये एयर में हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब ग्राउंड से कोई नॉर्मल नहीं लग रहा होगा, लेकिन इनका कांटेक्ट हुआ है। ये जो रेड कलर और ग्रीन कलर का पॉइंट आपको दिख रहा है, यहां पे कांटेक्ट हुआ, तो यहां पे क्या लगेगा, एक रिएक्शन फोर्स। ये समझ में आया? हाँ जी, मैं यहां पे R लिख रहा हूं, दोनों बॉडीज पे लग रहा होगा, m1 और m2 पे। ये लगा रही होंगी एक दूसरे पे, आप इसे नॉर्मल भी कह सकते हैं, है ना। लेकिन ये नॉर्मल बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। तो ये R जो है या ये नॉर्मल जो है, इसे आप कहते हैं इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स का मतलब जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगे, और ये फोर्स बहुत बड़ा होता है। अगर आप इससे ग्राफ में देखना चाहें तो ये फोर्स कुछ इस तरह से आपका FT ग्राफ आता है। ध्यान से बात समझना बेटा। और ये जो आपका टाइम इंटरवल है ना, ये dt है। सडनली फोर्स बहुत हाई मैग्नीट्यूड पे चला जाता है, 0 से, और उसके बाद उतनी तेजी से वो फोर्स 0 पे भी आ जाता है। ठीक, तो बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए लगा। अब जरा समझिएगा, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया समझ में आया? ये एरिया क्या है?
एरिया ऑफ एफटी ग्राफ इज इम्पल्स। बात समझ में आई? इम्पल्स आपका था चेंज इन मोमेंटम, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल विद वेक्टर साइन, ये हमारा इम्पल्स था। और ये आपकी वैल्यू थी इंटीग्रेशन एफ डी टी। मैं आपसे कह रहा हूं फोर्स बहुत बड़ा लगा, इसका मतलब ये एरिया या चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स बहुत ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? अब बेटा ये फोर्स इतना बड़ा होता है कि इसके सामने mg जो लग रहा था ना वो नेग्लिजिबल हो जाता है, बाकी जितने फोर्स लग रहे होते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका वेट 100 न्यूटन है और आपके पास जो है वो 10,000 न्यूटन का फोर्स लग गया, तो 100 न्यूटन 10,000 न्यूटन की टाइम बहुत छोटा हो गया। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया आपको, ठीक है? तो आपको कैलकुलेट करने की कहीं जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास कोलिजन हो रहा है तो कोलिजन के टाइम पर जिस मोमेंट पे कोलिजन होता है उस समय आप किसी और फोर्स को कंसिडर नहीं करते, आप केवल और केवल इंपल्सिव फोर्सेस को कंसिडर करते हैं। समझ में आया? तो इसमें क्या होता है बेटा, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उनको आप इंपल्सिव फोर्स के कंपैरिजन में स्मॉल मैग्नीट्यूड का मान लेते हैं और आप उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो आप चाहें तो यहां पे लिख लीजिएगा द एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब वेट हो गया, बाकी सब जो है ना, एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक वेट, टेंशन, etc. Of small magnitude, स्मॉल मैग्नीट्यूड ब्रैकेट में चाहें तो क्लैरिफिकेशन के लिए लिख दीजिए इन कंपैरिजन टू इंपल्सिव फोर्स, इन कंपैरिजन टू इंपल्सिव फोर्स। तो स्मॉल ऐसे नहीं कहोगे, आप कहोगे सर 10 न्यूटन कहां से स्मॉल है? 10 न्यूटन स्मॉल नहीं है, लेकिन 10 न्यूटन पे अगर इंपल्सिव फोर्स 1000 न्यूटन का लग गया तो 10 न्यूटन स्मॉल हो गया ना, ठीक है? The external forces like weight, tension, etc., or small magnitude can be ignored. Can be ignored. और अगर एक्सटर्नल फोर्स इग्नोर हो गए तो कौन कंजर्व रहेगा? लीनियर मोमेंटम, ठीक है? कैन बी इग्नोर्ड ड्यूरिंग कोलिजन एंड लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम is conserved. तो पूरी जो कहानी थी उससे हमें एक बात समझ में आ गई कि हमारा किसी भी तरह का कोलिजन हो, अगर कोलिजन नाम आ गया, कोलिजन नाम आ गया, तो आप कहेंगे कि P इनिशियल, P क्या है? लीनियर मोमेंटम, ध्यान दे, ठीक है? वेक्टर साइन में लिखा हुआ है, इज इक्वल टू P फाइनल। तो कोलिजन कहते ही आपके दिमाग में एक घंटी बज जानी चाहिए कि भाई मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है, एक इक्वेशन मेरी पॉकेट में है। कौन सी? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कैसे अप्लाई करना क्वेश्चंस में वो अभी आगे देखेंगे। तो अब मैंने आपसे कहा कि कोई भी कोलिजन, इसका मतलब कोलिजन को हम क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कोलिजन का। तो देखिए कोलिजन को हम दो वे में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक कोलिजन को हम क्लासिफाई करेंगे इलास्टिक और इनइलास्टिक में। इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, और आप एक और चाहें तो कर सकते हैं, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। अभी बताएंगे ये क्या क्या है। एक तो मेथड ये हो गया, इसे आप नंबर 1 वे कह सकते हैं। दूसरा मेथड जो है वो है कि किस तरह से आपकी बॉडीज कोलाइड करती हैं, इनके बेसिस पे। यहां पे दो मेथड हैं आपके पास। एक कोलिजन आपका कहलाता है हेड ऑन और दूसरा आपका कहलाता है ऑब्लिक।
तो जरा इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहानी क्या है, नाम जो दिए गए हैं ये क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि जब बॉडीज कोलाइड करती हैं तो जिस समय कोलिजन स्टार्ट होता है ना, हाँ, जितनी देर कोलिजन होता है उतनी देर उनका शेप चेंज होता है। समझना इसको। मान लो मेरे पास एक बॉल है, ये दूसरी बॉल है, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये बॉल आगे आएगी, इस समय कोलिजन स्टार्ट हुआ, ये एक दूसरे की ओर मूव कर रहे थे। अब क्या हुआ, इनका शेप चेंज होना शुरू होगा, दोनों एक दूसरे को प्रेस करने लगेंगे। जब दोनों एक दूसरे को प्रेस करेंगी तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, इसको मैं काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 लिख दे रहा हूं, पहले समझ लीजिए फिर बाद में नोट कीजिएगा, ठीक है। तो एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी थी, दूसरी बॉडी के पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, दोनों आके जब एक दूसरे को प्रेस कर रही थी तो ये काइनेटिक एनर्जी ने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी में खुद को कन्वर्ट करने लगी, शेप चेंज होने लग गया, जैसा स्प्रिंग के केस में होता है, ठीक है। तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और उसके बाद इन्होंने वापस अपने शेप को रीगेन किया। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। जब कोई बॉडी वापस अपने शेप को रीगेन करना चाहती है, मान लीजिए मेरे पास एक बॉल थी, वो कुछ इस टाइप के शेप पे आ गई और उसके बाद ये वापस अपने शेप को चेंज करना चाहती है, तो इसी प्रॉपर्टी को, जो ये वापस लाने वाली जो चीज है ना, इसी को आप कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक। तो जरा देखें, अगर आपकी जो ये बॉडीज हैं ये ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएं, कोलिजन के बाद जो कोलाइडिंग बॉडीज हैं वो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएं, तो इसे कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। लिखिएगा, इफ बॉडीज comes to their original shape and size after collision। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी काइनेटिक एनर्जी का पोर्शन या पार्ट पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ। ग्रेविटेशनल तो जो थी वो थी, सेम हाइट पे ही तो है, यहीं पे तो रहे, कोलिजन यहीं स्टार्ट हुआ, यहीं खत्म हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो सेम रही, कोई भी काइनेटिक एनर्जी का पार्ट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ। ये समझ में आया। तो आप आगे लिख सकते हैं, इन दिस कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, नंबर 1, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा आपके पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो आपका लीनियर मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी, बहुत ध्यान से लिखिएगा, लीनियर मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी, पूरा ही लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है, हाँ जी, रिमेन कंजर्व्ड। तो इनमें कोई भी चेंज नहीं आता, बस यही फॉर्मूला आपको लगाना, लेकिन ऐसे नहीं, उसको हम चेंज करके लगाएंगे। बट हाँ, ये हमें समझ में आ गया कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। तो जब भी हमसे कहा जाए इलास्टिक कोलिजन, तो एक हमें क्या कंजर्व कराना है, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी पहले थी, बाद में भी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी। अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा वो आगे देखेंगे, बट अभी नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, अब हमने कहा वापस रीगेन कर लेती हैं अपने ओरिजिनल शेप को, अगर रीगेन नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। वो बात अलग है कि कोलिजन के बाद हो सकता है वापस धीरे 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 करके वो वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाए, और उसके बाद वो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हीट या किसी भी और फॉर्म में रिलीज हो जाए। लेकिन जिस समय
कोलिजन कंप्लीट हुआ, यानी दोनों बॉल्स जब सेपरेट हो रही थी उस समय दोनों अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आई थी। फाइन। तो इस टाइप के कोलिजन को कहेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, कोलाइडिंग बॉडीज डू नॉट रिटर्न to their original shape, and size भी लिख दीजिए, साइज कंप्लीटली। हाँ, थोड़ा बहुत तो हो सकता है हुआ हो आफ्टर कोलिजन। अब ध्यान रखना, कोलिजन जो है जिस समय दोनों बॉडी टच की हैं और प्रेस करना एक दूसरे को शुरू किया, वो कोलिजन स्टार्ट हुआ, और जैसे ही सेपरेट हुई कोलिजन खत्म हो गया। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, ओनली लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, तो आप कहेंगे P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। ये तो हर कोलिजन है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तो ये डिफरेंस आया किसमें, इलास्टिक और इनइलास्टिक। ठीक, अब परफेक्टली इनइलास्टिक क्या है बेटा? परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है कि एक बार अगर चेंज आ गया तो फिर वो चेंज बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा वापस बॉडी अपनी शेप को रिगेन करने के लिए, वो चेंज जाएगा ही नहीं। जनरली ऐसा क्ले आप एज्यूम कर सकते हैं, जैसे आप क्ले को ऊपर से गिराएं तो वो नीचे बिल्कुल टच करने लगेगी, ग्राउंड पे जाएगी, उसका शेप चेंज होगा और वो वहीं पे चिपक जाएगी। ठीक, अब फिजिक्स में जो इसका यूज आता है वो कहां पे आता है? सो आफ्टर कोलिजन नो सेपरेशन बिटवीन बॉडीज। ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास 9th में बहुत सारे किए होंगे कि स्टिक टू ईच अदर, बुलेट मारी, वो एक सैंड का बैग था उसमें जाके फंस गई, ठीक है, किसी ब्लॉक में अंदर ही रह गई। तो इस टाइप की जितनी सिचुएशन होती हैं जिसमें दोनों बॉडीज सेपरेट नहीं होती, उसे आप कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, तो ये तो हमने इलास्टिक और इनइलास्टिक समझा। नेक्स्ट देखिएगा, दो चीजें हमने और लिखी थी सेकंड टाइप। इसमें पहला हमारा था हेड ऑन, इसको बहुत ध्यान से समझना, हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, इसका मैंने कहा सेंटर C1 और दूसरी बॉडी कुछ ऐसी रही, इसका सेंटर यहां पे है C2। क्लियर है? अगर मैं इनके सेंटर को मिला दूं स्ट्रेट लाइन से, कैसे भी मिल सकता है, हाँ बस होनी स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो C1 C2 को आप एक लाइन से मिला दीजिए। और ध्यान से समझना है इसको, अगर आपकी वेलोसिटी इस लाइन के, जो C1 C2 लाइन आपने ऐड की है उसके अलोंग है, एक आगे टर्म आएगा उसको आगे पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, हाँ जैसे आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा था तो अभी आप उसको ही समझ लीजिए। तो इस C1 C2 के अलोंग अगर आपकी वेलोसिटी है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, इसका मतलब एक ही लाइन में गए और एक ही लाइन में वापस आ गए, तो इसको आप कहते हैं हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। क्या कहा मैंने आपसे? दो बॉडीज कैसे मूव कर रही हैं, वेलोसिटी कैसे हैं, उनके सेंटर ऑफ मास जो हैं या C1 C2 जो हैं उनको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया गया है, दोनों की वेलोसिटी उसी लाइन के अलोंग है। अब जरा समझना, जब ये एक दूसरे के बिल्कुल पास जाएंगे, मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूं इसको, अगर ये गया, ये देखिए, ये समझ में आया? तो अब अगर आप देखेंगे तो आपका जो फोर्स लगेगा बेटा, फोर्स, ओके मैं डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं, ब्लू कलर यूज कर रहा हूं, ये मेरा फोर्स लगा, देखिए, तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या आई, along the line joining their centers C1 C2। क्लियर है? तो चलिए हेडिंग लिख लेते हैं और डेफिनेशन लिख लेते हैं।
if directions of velocities, if directions of velocities of colliding bodies are along, अब यहां पे एक टर्म यूज कर रहा हूं, along the line of impact, इसको थोड़ा सा समझना बेटा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये जो रेड कलर की लाइन दिखाई ना C1 C2 जोड़ने वाली, यही लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, इसी पे इम्पैक्ट हो रहा है। अच्छा, इसका ना सिंपल सा एग्जांपल आप सब ने कैरम खेला होगा, ठीक है। सपोज ये हमारे पास कैरम है, यहाँ पे हमारे पास पॉकेट होंगी और इस एरिया में हमारे पास स्ट्राइकर हम रखते थे, याद आया? यहाँ पे हमने स्ट्राइकर रखा है, ये हमारी क्वीन है। अब अगर मैंने आपसे कहा कि आपको इसको इधर पॉकेट पे डालना है, ठीक, तो एक्चुअल में अगर आप अपने स्ट्राइकर को यहां पे रख के हिट करते तो ये हेड ऑन कोलिजन होता। समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाता हूं आपको, ये देखिए। अब आप अगर इस स्ट्राइकर को हिट करेंगे तो ये स्ट्राइकर ऐसे टकराएगा, ये आपकी लाइन ऑफ इंपैक्ट दिख रही है, दोनों का सेंटर जोड़ो, आपका ये जा किधर रहा है, स्ट्राइकर जा रहा है ऐसे, और आपकी ये क्वीन जाएगी इधर। बात समझ में आई? तो यहां पर वेलोसिटीज सेम लाइन ऑफ इंपैक्ट में नहीं है, तो ये कहलाता ऑब्लिक। और अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? अभी हम बात कर रहे हैं हेड ऑन की, ठीक है। तो आपको कैसे इसे हिट करना पड़ेगा, दिखा देता हूं आपको, देखिएगा। आप इस स्ट्राइकर को इस तरह से हिट कर रहे हैं, ये देखिए, ये समझ में आया? तो आपकी जो कॉइन है या क्वीन है वो इस वे में जाएगी। बात समझ में आ गई? अब आप देख रहे हैं कि आपकी जो वेलोसिटी थी वो इसी लाइन के अकॉर्डिंग थी जिस पे आपने दोनों को सेंटर टू सेंटर ज्वाइन किया हुआ था। ये आपका कहलाता है लाइन ऑफ इंपैक्ट। अच्छा, इसे हेड ऑन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन को एक और नाम से बुलाया जाता है, इसे कहा जाता है डायरेक्ट कोलिजन। कई बुक में कहीं लिखा हो डायरेक्ट कोलिजन तो समझ जाइएगा हेड ऑन कोलिजन ही है, या एक और नाम है, इसे कहा जाता है 1D कोलिजन। 1D समझ में आया? क्योंकि आपके जो बॉडीज हैं उनका जो मोशन है वो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद 1D है, एक ही लाइन पे मूव कर रहे हैं, 1 डायमेंशनल मोशन है, दूसरे में आएगा ही नहीं क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो 1D मोशन, डायरेक्ट कोलिजन, या तीसरा नाम है हेड ऑन। तो ये मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट कोलिजन लिखिएगा, वो है आप ऑब्लीक कोलिजन। बिल्कुल ऑब्लीक कोलिजन का। तो समझा तो मैंने आपको दिया ही है, लैंग्वेज में लिखा देते हैं। ऑब्लीक, if direction of velocity of any object, किसी की भी हो सकती है, दोनों की भी हो सकती है, केवल एक की हो सकती है, बिफोर और आफ्टर collision is not along line of impact। ठीक है जी? हाँ, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट जो है ये समझ में आ गया। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, कई बार बुक में लिखा होता है, वो होता है आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पल्स, लाइन ऑफ
एक्शन ऑफ इम्पल्स। ये बात समझ में आई? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पल्स हो गया जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन एफ dt करोगे, dt का तो साइन है नहीं, तो इम्पल्स की डायरेक्शन क्या आएगी? जिस डायरेक्शन में वो इम्पल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, इसको समझने के लिए आप ऐसे बना सकते हैं, ये आपके पास एक बॉडी है। अच्छा देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, कई बार ये चीज समझ में नहीं आती है। मान लीजिए बिलियर्ड्स सबने देखा होगा, स्नूकर, पूल, हाँ ओके। मैं यहाँ पे दो बॉल ले रहा हूं, जनरली बॉल सारी सेम साइज की देखी होंगी आपने, बट मैं अभी डिफरेंट बॉल यूज कर रहा हूं। ओके, ये देखिए दो बॉल है मेरे पास, डिफरेंट है, ठीक है, और आपने इन्हें हिट किया। अब जरा समझिएगा, आप ग्राउंड पे ये ऐसे जा रही है और ये वाली बॉल ऐसे आ रही है, क्लियर है? आपने C1 और C2 को कनेक्ट किया लाइक दिस। ये कैसा कोलिजन हो गया? ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर एक बॉल छोटी और एक बॉल बड़ी है और आप उसे ग्राउंड पे, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे कहता कि मैंने इसको एयर में थ्रो किया है, ये एक बॉल है, ये सेकंड बॉल है मेरे पास, ओके बॉल बन जाओ भाई, ओके, यहां पर ये इनकी लाइन सेंटर टू सेंटर जोड़ने वाली होगी। अब मैं इसको इस तरह से थ्रो करूं बेटा, तो क्या होगा? ये यहां पे जाके कोलाइड करेगी। अब क्या होगा? ये आपका हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। बट बिलियर्ड्स टेबल पे हेड ऑन कोलिजन होना, जब तक कि आप उसे हवा में उड़ा के ना मारें, तब तक पॉसिबल नहीं होगा। एक बॉल छोटी एक बॉल बड़ी में, ठीक। और अगर दोनों बॉल बराबर हैं तो क्या होगा? हेड ऑन भी हो सकता है और ऑब्लिक भी हो सकता है, ध्यान रखना। हाँ, डिपेंड करेगा ना, जैसे मैंने आपको कैरम में दिखाया, तो सबसे इजी होता है इसको समझना कैरम कॉइन से। कैरम कॉइन और स्ट्राइकर को समझिए, ओके। अब मैं यहां से आपको कैरम कॉइन से ही दिखा देता हूं। मान लीजिए कैरम कॉइन है मेरे पास, एक ये रही, दूसरी भी एग्जैक्टली सेम साइज की। चलिए इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो ये मैंने यहां पे आपको दूसरी दिखा दी। अगर मैं इसे इस तरह से, एक को रेस्ट पे ले लेते हैं, इजी करने के लिए इसको रेस्ट पे ले लेते हैं, ठीक है, और इसको 1 नाम देते हैं। 1 वाले को मैंने ये वाली डायरेक्शन दी। कोलिजन कैसा होगा? कोलिजन कैसा होगा? हेड ऑन होगा। समझ में आया? क्योंकि जब ये जाके कोलाइड करेगी तो फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी, और जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है, या 180 0 या 180 डिग्री पे, तो क्या होता है? 1D मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन। ये कहां पढ़ा था हमने? जब मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे ये भी तो कह सकता हूं, दूसरे केस में मैं इसे इस तरह से मारूं, हिट करूं, क्लियर है? अब ये बॉल, सॉरी बॉल नहीं, ये कॉइन है, यहां कहीं पे जाके स्ट्राइक कर रही होगी। ये समझ में आया? तो जा तो इधर रही है, लेकिन इस पे फोर्स इधर लग रहा है। अब फोर्स और वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये ऑब्लिक कोलिजन होगा। हाँ, इसे ही दूसरा नाम दिया गया है, इनडायरेक्ट कोलिजन भी कहते हैं। इनडायरेक्ट कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। बिल्कुल, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करें। तो बेटा बात करेंगे, पहला केस है स्पेशल केस, दैट इज हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, फाइन। अच्छा, अभी मैं आपको बॉल के टर्म्स में दिखा रहा हूं, बट ये आपको ब्लॉक के टर्म्स में भी दिया जा सकता है। तो अभी मैं बॉल ले ले रहा हूं, ये मेरे पास एक स्फेरिकल मैंने बॉल ली है, और इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस बनाएं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लेट से हमने मास दिया m1 और m2,
और हमने इनकी जो वेलोसिटी ली है वो सेम डायरेक्शन में ले ली है अभी अपने डेरिवेशन के लिए, ठीक है। हाँ, जरूरी नहीं हमेशा सेम डायरेक्शन में हो, ये डिफरेंट भी हो सकती है। आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो दो डायग्राम आप बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। एक यहां पे चाहें तो लिख लीजिए, ये है हमारा बिफोर कोलिजन। मैंने इन्हें दूर दूर करके दिखाया है, बट ध्यान रखिएगा बिफोर कोलिजन का मतलब वो वाला पॉइंट है जब ये दोनों बिल्कुल कांटेक्ट में आने वाले हैं, ठीक। चलिए इनको जो है हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। एक मिनट आ जा भाई। ओके, हमने ये कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया है। और अब ये सिचुएशन हमारी है आफ्टर कोलिजन। आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो कभी गलती होगी ही नहीं, ठीक है। दोनों आपके पास बॉल दिखाई हुई हैं और इनकी वेलोसिटी भी हमने v1 v2 अभी ले ली है, और हमने क्या अज्यूम किया है, ये सब पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं। क्वेश्चन में अगर कभी आपको ये अपोजिट मिले तो आप उसे नेगेटिव ले लीजिएगा, बट अभी जो हम कह रहे हैं वो डेरिवेशन इनको लेके कर रहे हैं, जिसमें हमने ये अज्यूम किया है कि हमारी दोनों बॉल जो हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, कोलिजन के बाद भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे आप चाहें तो ये टर्म यूज कर सकते हैं, जस्ट ये आपके समझाने के लिए बताया मैंने कि ये वो वाली सिचुएशन है कि दोनों कांटेक्ट में आए, और सेकंड वाली सिचुएशन वो है जब दोनों कांटेक्ट लूज करेंगे। क्लियर है? अच्छा, कंडीशन क्या होगी कोलाइड करने की? U1 ग्रेटर देन U2 होना चाहिए, तभी कोलिजन होगा। अच्छा, ये देखिए, ये लाइन ऑफ एक्शन मैंने आपको दिखा दी। मैं यहाँ पे आपको ओके। सो अब अगर आप देखें बेटा, तो ये हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है। इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन कहते ही हमने कहा, एक तो हमारे पास P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, ये वाली इक्वेशन हमारी बनेगी, या हम कह सकते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसी बनेगी देखिएगा, हम यहां लिख रहे हैं m1u1 प्लस m2u2, दोनों बॉडीज का हमने लीनियर मोमेंटम निकाला है m1u1 प्लस m2u2, ये समझ में आया। और दोनों पॉजिटिव साइड जा रहे हैं इसलिए प्लस लिख दिया है। दैट इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। बहुत आसान हो जाता है जब हमारे पास हेड ऑन कोलिजन दिया जाता है, क्योंकि इसमें हमें आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर ये मेरी टू डायरेक्शन में मूव कर रही होती, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, 1D मोशन नहीं होता, तो मुझे आई कैप जे कैप के टर्म्स में भी वेलोसिटी लिख के लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराना होता। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन बड़ी सिंपल सी बनती है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। सेकंड इक्वेशन हमारी आएगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यहां से आएगी। अब जब ये इक्वेशन आप देखेंगे तो बड़ी सिंपल सी है, फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1u1 स्क्वायर हो जाएगी, सेकेंड बॉडी की हाफ m2u2 स्क्वायर। ये बात समझ में आई? ये हो गई काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले इतनी काइनेटिक एनर्जी। आफ्टर कोलिजन हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। अब कोई आपसे ये कह सकता है कि भाई ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आप v1 और v2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। या समझिएगा, मैंने आपको क्वेश्चन में क्या दिया, मैंने आपको m1 दिया, मैंने आपको m2 दिया, मैंने आपको इनिशियल वेलोसिटी दी, साथ में मैंने आपसे कहा हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी v1 और v2 मुझे बता दीजिए। तो आपने दो इक्वेशन बनाई। क्या लगता है आपको, इन दो इक्वेशन से आप दो अननोन निकाल सकते हैं? आराम से सोच के बताइएगा। दो इक्वेशन, दो अननोन, आसान लगता है, लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना, यहां पर u1 स्क्वायर, u2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर है।
जब आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो हो सकता है आपकी कहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, तो u1 u2 v1 v2 इनकी एक से ज्यादा वैल्यू भी आ सकती है। क्वाड्रेटिक में तो दो आएंगी ना, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ये समझना कि भाई किसको लेना किसको नहीं लेना। तो यहां पर हम थोड़ी सी मेहनत आज करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको आज के बाद हमेशा के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं रीअरेंजमेंट करके आपको दिखा रहा हूं। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी है इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूं, और मैंने रीअरेंज कैसे किया, मैं m1 u1 माइनस, या एक काम करें, चलिए फर्स्ट को नहीं सेकंड को कर लेते, सेकंड को कर लेते, सेकंड इक्वेशन में थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं। हाँ, हाफ m1 कॉमन ले लिया, u1 स्क्वायर इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए। ठीक है, हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर। क्या मैं ये लिख सकता हूं? मैंने क्या किया, m1 सब एक साइड ले गया और m2 वाले दूसरे साइड ले गया। ओके, अब आपने कहा सर हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। ये सारी मेहनत आज की है, रोज रोज ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा उसे याद कर लेंगे। अब देखिए क्या हो गया, m1 u1 प्लस v1 एंड u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u1 और v2 प्लस u, सॉरी ये u2 होगा बेटा। हाँ, कुछ गड़बड़ हो रही है, u2 होगा। ठीक है, ठीक है, u2 है। जरा चेक कीजिए, ये आया सबका, नहीं आया? सेकेंड इक्वेशन को रीअरेंज करके ये आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन में भी बिल्कुल ऐसे ही रीअरेंजमेंट करते हैं। क्या आएगा, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ये आया। अब बहुत ध्यान से, हाँ देखो, ये वैल्यू दी हुई है, ये आपकी ये वैल्यू है, और ये वैल्यू m2 v2 माइनस u2 जो दी हुई है वो ये वैल्यू है। क्लियर? हाँ हाँ, आप ऐसे भी कह सकते हो, हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, इनको नाम दे दें कुछ। ओके, ये हमने कह दिया थर्ड इक्वेशन और ये हमने कह दी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, थर्ड और फोर्थ को अगर हमने डिवाइड कर दिया, थर्ड बाय फोर्थ, तो हमें क्या मिलेगा, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। कुछ बात समझ में आई? इसका मतलब हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में ये कहानी होगी। ये बनी हमारी इक्वेशन, आसान सी है। अब इसको और आसान बनाते हैं, अभी इसको फिर से रीअरेंज कर रहे हैं। u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। कुछ बात समझ में आई? ये जो u1 माइनस u2 है, इसे आप कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और v2 माइनस v1 को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्लियर? तो आज के बाद आपको क्या याद रखना है, ये नोट कर लीजिए। ये डेरिवेशन स्कूल में आ गया तो उसके लिए ठीक है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमें सॉल्व कैसे करना। तो एक इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, और सेकेंड इक्वेशन हमारी बनेगी u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये दोनों इक्वेशन से आपको हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ, स्टार के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, u1 u2 v1 एंड v2 विद साइन। अब विद साइन क्या है, आपने जो साइन लिए हैं अगर उस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, और अगर कोई भी वेलोसिटी अपोजिट है तो नेगेटिव। बात समझ में आ गई?
हाँ, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर होगा, बट ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास 2 बॉल हैं, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो 2 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, तो आप कहेंगे u1 कितना, +2, और u2 कितना, -4। बस इतना सा काम आपको करना है, और ये 2 इक्वेशन से मैं आपको दिखा दूंगा, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे केवल इन 2 इक्वेशन। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के ध्यान रखिएगा, कंडीशन क्या है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। अब बेटा ये जो हमारे पास इक्वेशन हमें दी हुई है, पूरी ऊपर जो कंडीशन है उसको हम v1 और v2 कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे होगा, आपको ये जो रिजल्ट आएगा इसको याद करने की जरूरत नहीं, क्या याद करना वो मैंने आपको बता दिया, 2 इक्वेशन याद करनी, ठीक, लेकिन हम उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन आई थी m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये वेलोसिटी आई थी, मोमेंटम की इक्वेशन आई थी, ठीक है। अच्छा, दूसरी हमने आपसे क्या क्या याद रखना है, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ऐसे लिख दूं। अच्छा, अब हमें v1 कैलकुलेट करना है, तो इसमें से कुछ चीजों को गायब करते हैं, ठीक है। तो किसको गायब कर लें, किसी भी एक को कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए हम इसको क्या करते हैं, हम m1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, m1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो m1 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 ये आया, हाँ जी, ये समझ में आया, ओके। अब आप क्या कीजिए, इन्हें ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया, यहां पे आपके पास आ गया m2 प्लस m1 इंटू v2, और इधर क्या आया जरा देखें, 2m1u1 प्लस m2 माइनस m1 इंटू u2। सब लोग देख लें ये आया कि नहीं आया, और अगर ये आ गया तो यहां से आपकी v2 की वैल्यू आ गई बेटा 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, ये है आपकी v2। हाँ, ये ऐसे याद करना पॉसिबल नहीं, स्कूल में बिल्कुल आ सकता है, एनसीईआरटी में सॉल्व करके दिया हुआ है आपको, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन याद करने में, याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, किसी की मेमोरी शार्प हो तो आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए। इसी तरह से अगर मैं v1 करूं, जब v1 करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, जहां 1 है उसको 2 कर दीजिए, जहां 2 है उसको 1 कर दीजिए, क्योंकि सिमिलैरिटी है ना। तो क्या हो जाएगा जरा देखें, कुछ समझ आया नहीं आया। अच्छा, आप ऊपर से इक्वेशन से भी कर सकते हैं, आप m2 उसको m2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये आएगा क्या, यहाँ पे ये आपका आएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m1 ओके 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ जी, जरा चेक कीजिए एक बार, मैंने आपसे कहा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, 1 और 2 को इंटरचेंज कर दिया बेटा पूरी इक्वेशन में, ठीक। तो ये 2 इक्वेशन, अब ये याद रखना, याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको सिंपली इसके एग्जांपल्स दिखाता हूं अभी 2 मिनट में, और आप खुद देखेंगे कि इनको
सॉल्व करना बहुत इजी है, इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन याद करने की जरूरत आपको नहीं है। अब देखिए बेटा, आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं सिंपल सा। मैंने यहां पर मास जो आपको दिया है फर्स्ट वाली बॉडी का m1 दिया हुआ है, या इसको m कर लीजिए, और सेकंड वाले को 2m कर लीजिए, ठीक है। हाँ, ये आपको बिफोर कोलिजन दिया हुआ है, और साथ में आपको वेलोसिटी दी हुई है। आप इधर मूव कर रहे हैं m वाली 2 मीटर पर सेकंड से और 2m वाली 1 मीटर पर सेकंड से, ठीक। चलिए, आपको बताना है v1 और v2। क्लियर है? अब देखिए मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता कि टकराने के बाद बॉल किधर जाएगी, तो मैंने दोनों को पॉजिटिव साइड पे एज्यूम कर लिया। ये 2 और 1 मुझे गिवन है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, तो ये तो मैं चेंज नहीं कर सकता ना, बट जो मुझे अननोन है उसे मैंने सेम ले लिया। क्लियर है? अब पहली इक्वेशन आपको बनानी है। फर्स्ट इक्वेशन किसकी बनेगी? लीनियर मोमेंटम। फाइन। लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन कैसे बनी? आपने कहा सर m1 इंटू 2, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं b बिफोर कोलिजन, और ये है आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो m इंटू 2 कैसा है? प्लस, फिर प्लस 2m इंटू -1, ये बात समझ में आई? दैट इज इक्वल टू mv1 प्लस, अच्छा ये मास 2m हो जाएगा, प्लस 2m इंटू v2। पहली इक्वेशन समझ में आ गई सबको? हाँ, आराम से इसको देख लीजिए फिर बताइए मुझे। ठीक, सेकेंड इक्वेशन हमने आपसे क्या कहा था? u1 माइनस u2। तो मैं यहां पहले इक्वेशन लिख रहा हूं, पहले लिख लीजिएगा नहीं तो गलती होती है। u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एक दूसरे की ओर आने की रिलेटिव वेलोसिटी आप इसे कह सकते हैं। दैट इज u1 माइनस u2, बिकॉज u1 ज्यादा है तो u1 u2 की तरफ आ रही है, u1 माइनस u2 लिखेंगे। टकराने के बाद सेकंड वाली दूर जाएगी तो इसलिए v2 माइनस v1 लिखा, ठीक है। ओके, तो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v1 माइनस v2 जब लिखेंगे तो u1 कितना है? 2, u2 कितना है? -1। ये ध्यान रखना बेटा, ये ध्यान रखना, दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये बनी मेरी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग क्या है, ऊपर वाली इक्वेशन में से ये m m m कैंसिल हो चुके हैं, तो आपके पास एक इक्वेशन बनी। थर्ड वाली इक्वेशन को लिख रहा हूं v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 3, ये सॉरी सेकंड इक्वेशन है। और फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या देगी आपको? v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 1 आ रहा है क्या? 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। 2 माइनस 2, चेक कीजिए ये बनी। ओके, अब आपने कहा इनको ऐड कर दिया तो ये आपका आ गया 3v2 इज इक्वल टू 3, v2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया बेटा, पॉजिटिव आया मतलब किधर जा रही है? जो डायरेक्शन आपने एज्यूम किया उसी साइड जा रही है। क्लियर है? अच्छा, अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, क्या आएगा? v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 3, v2 आपके पास है 1 माइनस v1 इज इक्वल टू 3, तो यहां से v1 इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कितनों को ये बात समझ में आई? और आप जरा वो स्क्वायर वाली इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करने की कोशिश, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन मजा आएगा, टाइम भी खाएगा। तो आपको बस दो चीजें अब याद रखनी है। क्या याद रखना है? एक हमारी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है, और दूसरी हमारी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होती है। ध्यान किसका रखना है? डायरेक्शन का। हमने जो एज्यूम किया वो जो अननोन थे उनको पॉजिटिव साइड v1 v2 एज्यूम कर लिया, उससे हमें इक्वेशन लिखने में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, ठीक है। हमने जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन लिखी है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, क्या मान के लिखी है? सारी की सारी बॉडीज हमारी पॉजिटिव साइड में मूव कर रही हैं, तब हमारी वो इक्वेशन आई है बेटा, ध्यान रखना।
अगर इनमें से किसी की भी वेलोसिटी अपोजिट है, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी अपोजिट है, तो वो वेलोसिटी हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो अब आपको बेटा दो ब्लॉक दिए हूं, 1 kg 2 kg का ब्लॉक है। 1 kg का ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड से 2 kg की ओर अप्रोच कर रहा है। 2 kg वाला रेस्ट पे है। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है। आपको बताना है आफ्टर कोलिजन V1 और V2 की वैल्यू क्या होगी। अब बेटा इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी लीनियर मोमेंटम की बनेगी वो बनेगी 1 इंटू 5 m1u1 प्लस मास इंटू 0 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। क्या ये इक्वेशन आपकी बनी है? जल्दी से चेक कर लो। ठीक है, अच्छा पहली इक्वेशन आपने कहा हमारी ये बन गई। तो यहां से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप सिंपली लिख सकते हो v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 5। ये आपकी इक्वेशन बननी चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन। और एक इक्वेशन आपको और चाहिए, और वो इक्वेशन हमने आपसे कहा था कि जैसे ही आपको दिखे कहीं लिखा हुआ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, तो एक इक्वेशन आपकी पॉकेट में होती है, वो होती है v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। और u1 माइनस u2 की वैल्यू यहाँ पे 5 माइनस 0 हो जाएगी। तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 5। ठीक, तो अब आपके पास दो इक्वेशन, दो अननोन, मैथ्स का सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है। बचपन से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए होंगे आपने। बिल्कुल आपने जो आंसर मुझे भेजा है वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैं एक बार और चेक कर लेता हूं। यहाँ पे देखिए ये आपका आ जाएगा 2v2 प्लस v1 इज इक्वल टू 5। दोनों को ऐड कीजिए, 3v2 इज इक्वल टू 10 आ गया। v2 की वैल्यू आपकी 10/3 मीटर पर सेकेंड आ गई। बिल्कुल सही आंसर भेजा आपने। ठीक है, और इसी को आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए। v1 इज इक्वल टू v2 माइनस 5 आ रहा है, तो v2 को आपने रखा 10/3 माइनस 5, तो ये आपकी -5/3 आ रहा है। चेक कर लीजिए एक बार। v1 आपकी -5/3 मीटर पर सेकेंड। जरा सी समझिएगा भी इसको कि इसका मतलब क्या हुआ। प्लस माइनस तो आपने निकाल दिया बेटा। कोलिजन के बाद ये जो 1 kg वाला ब्लॉक है ये पलट के पीछे आया होगा। जरूरी नहीं हमेशा पीछे आए, लेकिन अगर आपके आंसर में माइनस आ गया तो ये आपका -5/3 मीटर पर सेकेंड है। और 2 kg वाला सामने गया, ये किस स्पीड से गया? 10/3 मीटर पर सेकेंड से। अब आप चाहें तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा के देख लीजिए। आपके पास फाइनल लीनियर मोमेंटम है 20/3 माइनस 5/3, दैट इज 15/3, 5 kg मीटर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल लीनियर मोमेंटम है। और इनिशियल लीनियर मोमेंटम आपका 5 इंटू 1 अगेन 5 kg मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, तो दो इक्वेशन से कोई भी क्वेश्चन हो, नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस करेंगे और कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे। तो ये है आपका हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। बाय बाय।